अब देख रहे मुकाबला और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने प्रस्तुत कर दें। समीर वानखेड़े का पूरा परिवार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा है। अब से थोड़ी ही देर पहले समीर वानखेड़े की पत्नी कांति, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोप वानखेड़े परिवार पर जो लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वानखेड़े परिवार राजभवन परिसर में पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। यह अभी की ताजा खबर हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब आइए आज की बड़ी चर्चा पर हम वापस लौटते हैं। आखिरकार बम बनाम हाइड्रोजन बम क्या हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? राम कदम जी, योगेश जी, विक्रम सिंह जी, NL राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करूं मैं योगेश जी आपसे। राम कदम जी इसका जवाब तो देंगे, लेकिन पहले योगेश जी आप ये बताइए कि आज देवेंद्र फडणवीस जी ने जो तमाम आरोप नवाब मलिक पर लगाए, भले नवाब मलिक उसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, उससे ये बात तो है कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ली गई है, रकम जो दी गई है उसके बारे में भी बात सही है, डॉक्यूमेंटेशन की बात भी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ है और बहुत कुछ है जो कि अभी सामने नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा ना हो कि जो बम फूटा है वो हाइड्रोजन बम बन जाए और कल जो बम हाइड्रोजन बम के तौर पर फोड़ने वाले हैं वो फुसपटाखा निकल जाए? जी, पहले अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको सबको मेरा नमस्कार। राम कदम जी, विक्रम सिंह जी, आपको सबको मेरा नमस्कार करता हूँ। पहले तो आपने बोला कि हाइड्रोजन बम पटाखा हो जाए और आज का बम हाइड्रोजन बम हो जाए। ये आज बम फूटने वाला था ऐसा देवेंद्र जी ने दिवाली के पहले कहा था, लेकिन पटाखा तो आज उन्होंने फोड़ा है बम के नाम पर। मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, उनकी पत्रकार परिषद होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद नवाब मलिक जी ने तुरंत 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि वो जो आज कागजात दिखा रहे थे, जो प्रॉपर्टी की लेन देन हुई है उसके बारे में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी तो उसमें उन्होंने पूरा कहा है कि जिससे वो प्रॉपर्टी ली, ये जो खान है उनके पिताजी वहां पर वॉचमैन का काम करते थे। तकरीबन जो प्रॉपर्टी उनसे उन्होंने ली है वो प्रॉपर्टी के ऊपर, वो 7/12 के ऊपर उन्होंने उनका नाम डलवा लिया था। उन्होंने जो प्रॉपर्टी का उनके साथ में व्यवहार किया है, वो प्रॉपर्टी उनसे उनको लिया था जैसा प्रॉपर्टी ओनर है वो बिल्डिंग के। उन्होंने कहा था कि इतनी जगह इन्होंने इनके नाम पर कर ली है। दूसरी, उन्होंने कागजात भी दिखा है, उन्होंने पूरा बोला कि हम यार हमारी प्रॉपर्टी थी, उनकी दुकानें उन्होंने 1996 का उसमें उल्लेख भी किया कि जब वो शिवसेना भाजपा युति का गवर्नमेंट के वक्त चुनाव हुआ था और उपचुनाव में वो वहां पर चुने थे, उनका ऑफिस भी उस जगह अभी देवेंद्र जी ने जिसका जिक्र किया, उस जगह उनका ऑफिस भी था। ये सब योगेश जी, लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे संवाददाता जब मौके पर पहुंचे, उस जगह पर, उस प्रॉपर्टी पर पहुंचे, तो वहां पर जो बात पता चली वो बड़ी स्पष्ट है, और वो ये कि जिस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई उस व्यक्ति का संबंध दाऊद इब्राहिम की बहन के साथ है और वो उसी से प्रॉपर्टी खरीदी गई है। ये बात तो उनको पता होगी ना। ये कैसे हो सकता है कि पता नहीं हो कि दाऊद इब्राहिम के बहन के ड्राइवर की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही? किसके साथ किसके संबंध है और उनसे हम कुछ व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये बात तो अलग है। दाऊद इब्राहिम की बहन, अगर वो दाऊद इब्राहिम की बहन है और इनके संबंध उनके साथ में है, लेकिन प्रॉपर्टी जिनकी थी उनके प्रॉपर्टी पर इन्होंने हक जताया था, उनका नाम वहां पर डाल लिया था, वो नाम निकालने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने उनसे व्यवहार किया। मोहम्मद सलीम पटेल से प्रॉपर्टी खरीदी गई है। मोहम्मद सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और उनके साथ जुड़े हुए थे। ये बात तो सर्वविदित है सर, सब जानते हैं। बराबर है ना। उन्होंने कागजात भी दिए, फडणवीस जी ने कागजात भी दिए। उन्होंने कहा कि हम ये कागजात जो गवर्नमेंट की जांच एजेंसी है उनकी तरफ देंगे। शरद पवार साहब का जिक्र उन्होंने किया, उनके पास देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बारे में नवाब मलिक जी कल और ज्यादा खुलकर बताएंगे। उन्होंने आज कहा है कि कल और खुलकर बताएंगे। राम कदम जी, कल और खुलासे होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी हाइड्रोजन बम के शिकार होंगे। राम कदम जी।
अजय जी, जिस प्रॉपर्टी का महीने का किराया 1 करोड़ रुपया आ रहा है, जिस प्रॉपर्टी की रेडी रेकनर की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, मार्केट की वैल्यू 20 करोड़ रुपए है, ऐसी प्रॉपर्टी जो महीने का 1 करोड़ रुपया इन्हें महीने का उसका किराया आ रहा है, वो प्रॉपर्टी केवल मात्र 30 लाख रुपए में। आप लोगों को मूर्ख समझ रहे हो, या आप अभी भी कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? और ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिसने मुंबई के सड़कों पर खून बहाया है, 93 के बम ब्लास्ट में जो आरोपी उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, उसके साथ जो दूसरे जो व्यक्ति हैं, ये दोनों का दाऊद से डायरेक्ट संबंध है। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी थी तो सरकार जमा होने देते, उसके बाद सरकार से ऑक्शन में लेते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपको पता था कि यह आरोपी टाडा के तहत गिरफ्तार है, और कोई आरोपी टाडा के तहत गिरफ्तार होता है तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार में जमा होती है। क्या विद्यमान वर्तमान मंत्री को यह पता नहीं था? यह पता होने के बावजूद भी उन्होंने यह प्रॉपर्टी ली। यहां पे दो शंकाएं आती है कि रेडी रेकनर की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, तो भी 20 लाख में प्रॉपर्टी कैसे ली? क्या ऊपर का पैसा, काला धन इन्होंने दिया है ऊपर का, या उसे भी इन्होंने धमकाया है? कौन सा कारण है? अब कौन सा दागी चेहरा लेकर के सरकार के मंत्री और उनके प्रवक्ता यहां पे आके बात कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया? जो टाडा के तहत सजा भुगत रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते हो? महीने को 1 करोड़ रुपया किराया देने वाली प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है? ये जो जैसा शहर, ये जो आप जो रिटर्नर की बात कर रहे हैं, रिटर्नरशिप आज की बात है राम कदम जी। 3 एकड़ की जमीन 1996 में इस प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख रुपए आकी गई, आज इस प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है। यह बात तो स्पष्ट है ना, उस समय 10 करोड़ नहीं थी। अजय जी, मैं आपको बता दूं, अजय जी, आप अभी का रेडी रेकनर रेट देख लो या तभी का देख लो, बहुत विशेष। अगर आप अभी कहते हैं कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख में खरीदी गई, तो संशय होता है ना ना ना। इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, उस वक्त क्या यह प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी? अजय जी, अजय जी जी, अजय जी, मैं जवाब दे दूं आपको प्लीज। कि विषय प्रॉपर्टी कितने करोड़ की है, उससे अधिक विषय महत्वपूर्ण यह है कि जो माननीय मंत्री जी है, सार्वजनिक जीवन में है, जिस व्यक्ति ने मुंबई के हजारों लोगों को मारने की साजिश की, मुंबई में बम ब्लास्ट किया, क्या ऐसे आरोपी से, जो व्यक्ति राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, ऐसे व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि देखिए आपने इस बात को संशोधित कर दिया कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू उस समय नहीं थी। ऐसी प्रॉपर्टी, चलिए योगेश जी इसका जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। योगेश जी, क्या एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम का साया मंडरा रहा हो, उसकी संपत्ति खरीदना उचित है, मर्यादित है? योगेश जी, संपत्ति उससे, देखिए संपत्ति उससे नहीं खरीदी उन्होंने। संपत्ति का जो ओनर था, उस ओनर ने कहा कि ये जो जगह है, उन्होंने जितनी जगह उनसे, आपकी शाह वली खान की जो बात कर रहे हैं, उनकी जो जगह है, उन्होंने उस जगह के ऊपर बलजबरी कब्जा किया हुआ था, अपना नाम डलवा लिया था। वो नाम डलवा लेने के, वो नाम निकालने के लिए नवाब मलिक जी ने वो पूरा जो प्रॉपर्टी खरीदा है, वो प्रॉपर्टी में ये भी हिस्सा था, तो उसके दाम उसको देकर ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर ली है, खरीदी है। मैं कहना चाहूंगा कि अंडरवर्ल्ड से संबंध है, सब लोग बोल रहे हैं। फडणवीस जी ने कहा, अभी हमारे सम्माननीय आमदार राम कदम जी ने भी कहा, दागी चेहरा वगैरह वगैरह बहुत उन्होंने कहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज नवाब मलिक साहब ने कहा कि 62 ईयर यानी 62 साल की उनकी पॉलिटिकल, उनका आज तक उम्र है, और इस उम्र में उनकी पॉलिटिकल करियर मेरे ख्याल से 35-40 साल की हो चुकी है। इस करियर में उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड या बंबई में कोई भी बड़े बड़े फिरौतियों से संबंध होने के आज तक कोई भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सका। अगर मैं ये प्रॉपर्टी 1996 में खरीदी गई, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का सरकार था।
मैं कहना चाहूंगा देवेंद्र फडणवीस जी जो राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके पास अगर इतनी इंफॉर्मेशन थी तो इनकी गवर्नमेंट जब थी तब नवाब मलिक जी के ऊपर कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की। आज नवाब मलिक जी ने ड्रग पेडलर लोगों के साथ में इन भारतीय जनता पार्टी वालों के, इनके पदाधिकारियों के संबंध सामने लाए, फर्जीवाड़ा निकाला। समीर वानखेड़े चलिए मैं विक्रम जी से ही सवाल पूछता हूं। विक्रम जी, क्या आपको लगता है कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक पर, ये सिर्फ ड्रग्स केस के ऊपर उनके खुलासे की वजह से है, ये राजनीतिक आरोप है? क्योंकि जिस समय उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस वक्त आपकी सरकार थी राज्य में। अजय जी बिल्कुल, देखिए ये फडणवीस जी ने कह तो दिया कि कोई बम फोड़ेंगे, लेकिन बम उनको मिला नहीं कुछ ऐसा ना, तो उन्होंने ये एक बवाल खड़ा कर दिया। ये देखिए जो भी खरीद बेच हुई इसमें कहीं कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, जो भी नियमों के हिसाब से जो खरीद बेच हुई है उसका उन्होंने खुलासा भी कर दिया नवाब जी ने। तो अब ये कि बिना मतलब का बवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उनको एक बम फोड़ना था, वो बम मिला नहीं, अब उसकी जगह कुछ तो फोड़े ये। आप मुझे बताइए, फडणवीस जी मंत्री भी रह लिए, सीएम मुख्यमंत्री भी रह लिए, तो उन्होंने फिर जांच क्यों नहीं कराई? अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे या इसमें कोई घपला था या जो भी था, तो उन्होंने वो क्यों चुप रहे? उन्होंने करानी चाहिए थी जांच। लेकिन अब ये बिना मतलब का बवाल खड़ा करना और महाराष्ट्र को किस तरीके से बदनाम करना, इस सरकार को किस तरीके से बदनाम करना, ये सारी चीजों के तहत ये सब कार्रवाई, ये सब चीजें कर रही है कि कोई भी बवाल खड़ा करो। राम कदम जी एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं राहुल साहब के पास चलूंगा। राम कदम जी, ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है? इनकी बेशर्मी की हद है। बम कांड के आरोपी से प्रॉपर्टी लेते हैं और देवेंद्र जी ने केवल आज एक प्रॉपर्टी बताई है, इस प्रकार की और 4 प्रॉपर्टी है जो दाऊद या अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड। ना सुने आप सुने और ना जो आप भाई साहब आप बोलते समय हम मौन थे, सुनने का धीरज रखना कोई साधारण बात नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों की प्रॉपर्टी ले रहे हो और यहां पर कौन सा दागी चेहरा लेकर के यहां पे दलील देने आ रहे हो? शांति से सुनिए आप। ये एक प्रॉपर्टी का अजय जी ब्यौरा दिया है और 4 प्रॉपर्टी ऐसी है मंत्री जी की जो 4 प्रॉपर्टी भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखती है, भाजपा के साथ निकल रहे। नहीं ऐसे विक्रम जी ऐसे बोलते समय ओवरलैपिंग नहीं किया जाता। जो 4 प्रॉपर्टी अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है, अब ये पूरा पुख्ता सबूतों के साथ, कागजात के साथ रखा है कि कौन सा बमकांड का आरोपी है, मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू के बाद हर महीने का करोड़ रुपया कैसे आ रहा है। उसके बाद भी अगर ये सरकार के नेता और प्रवक्ता यहां पर दलील दे रहे हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि वे देश के लोगों को मूर्ख न समझें। जिस प्रकार से ड्रग माफिया को बचाने का प्रयास तुम्हारी सरकार से हो रहा था, रोजाना पत्रकार देश में किसी अंत प्रांत में किसी मंत्री ने की है? कौन सा कारण था रोजाना पत्रकार करने का? एनसीबी अफसरों को बदनाम करने के पीछे क्या कारण था? क्या ड्रग माफिया से वसूली गेट वाजे पार्ट नंबर 2 चल रहा था या वसूली खेल दोबारा चल रहा था? विक्रम जी जवाब दीजिए। तुम्हारे मंत्री वो अफसर कौन सा शर्ट पहन रहा है, कौन से जूते पहन रहा है, उसकी कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण था? क्या महत्वपूर्ण था? आप कदम जी जरा जवाब सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी विक्रम जी प्लीज। अजय जी जो भी अभी आपने देखा होगा, जो भी ये रेड हुई, ये किस तरीके से कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया, किस तरीके से कहानी बनाई गई, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई। जिसको गिरफ्तार किया उसने न कंज्यूम की हुई थी, न वो बेचता हुआ पाया गया, न उसके पास कोई और प्रूफ मिले। उसको पकड़ करके और फिर ये उगाई का इन्होंने खेल शुरू किया। 25 करोड़ रुपए का इन्होंने सौदेबाजी कर रहे थे ये लोग। तो ड्रग्स के कनेक्शन इनके हैं या जो भी लोग मिल रहे हैं उनके सबके बीजेपी के कनेक्शन मिल रहे हैं? मनीष भानुशाली वो बीजेपी का आदमी है। तो आप मुझे बताइए कि वसूली हो रही थी, एक तरह से तो किडनैपिंग का मामला बनता है सीधा सा। चलिए मैं राव साहब के पास चल रहा हूं। राव साहब एक फेयर ओपिनियन यहां पर बहुत आवश्यक है। जिस तरह से जब से ये क्रूज ड्रग केस सामने आया है, ऐसा लगता है कि सभी एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि हर पार्टी मानती है कि दूसरी पार्टी हर तरह के अपराध में संलिप्त है। अभी जो मौजूदा मामला है उसमें जिस तरह के खुलासे हुए हैं, नवाब मलिक के लिए ये कितनी मुश्किल की बात हो सकती है? राव साहब देखिए
अजय जी, ये जब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं आपका, खास तौर से ये जो सिप पे जो नारकोटिक्स एनसीबी का रेड हुआ था, उसके बाद से हर पार्टी की तरफ से, मैं किसी पार्टी को स्वच्छ नहीं समझ रहा हूं, हर पार्टी कोई न कोई एलिगेशन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और जो अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एलिगेशन लगाए हैं दाऊद की प्रॉपर्टी को परचेज करने के बारे में, ये एक विषय है, जांच का विषय है। जांच करने के बाद अगर ये सत्य पाया जाता है कि दाऊद के जैसे वांटेड आदमी की प्रॉपर्टीज खरीदी गई है, कैसे खरीदी गई, किन हालात में खरीदी गई है, कौन बेचने वाला था, क्योंकि दाऊद की अपनी होती तो वो खुद आता बेचने के लिए, तो वो कैसे आदमी, कैसे उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, ये सारी चीजें एक जांच का विषय है। डेफिनेटली एलिगेशंस लगे हैं, जैसे नवाब मलिक जी एलिगेशंस लगा रहे थे एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर, तो ऐसे उनके ऊपर भी लगेंगे। जो एलिगेशंस लगेंगे तो उनको भुगतने का भी एक, उनको उसको सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। अभी तक जैसे अभी राम कदम जी बता रहे थे कि उनकी सर्च के लिए उनके धर्म की, जाति का ये सब पूछा जा रहा था, तो अब नवाब मलिक के लिए कौन पूछा, वो भी एलिगेशन लगाए। डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, और जांच में जो सच पाया जाएगा वो सब किया जाएगा। और जांच, मैं ये समझता हूं कि जांच प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। एक बिल्कुल स्पष्ट, हम एक भारत देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, रूल और रेगुलेशन और हमारा देश का संविधान और कानून है, उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। और जांच एजेंसियों को भी, कोई भी पार्टी पक्ष और कोई भी किसी के लिए पर्टिकुलरली पॉइंट यहां पर आपने रखा है योगेश जी, इस पूरे मामले पर जांच तो होनी चाहिए ना। नवाब मलिक साहब ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये तो बस सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जांच तो होनी चाहिए, उसका तो आप लोगों को इनिशिएशन करना चाहिए। सरकार, देवेंद्र जी ने तो कहा है कि एजेंसियों के पास ये पूरे कागजात देंगे, अगर जांच होगी तो होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा उसमें भी। जांच गठन कौन करेगा? ये जो जांच का गठन तो आप करेंगे ना, सरकार आपकी है सर। कभी कभी ऊपर से भी जांच गठन की जाती है, एसआईटी केंद्र से भेज देते, ईडी केंद्र से भेज देते, सीबीआई केंद्र से भेज देते। जांच गठन करने के लिए क्या लगता है, रात में 2 बजे क्रिएट कर देते, सवेरे जांच एजेंसी महाराष्ट्र में आ जाती है। वो जांच एजेंसी महाराष्ट्र में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, किरीट सोमैया जी को मालूम हो जाता है, और मीडिया में खबरें आ जाती है कि 100,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। मीडिया भी खबरें फैला देता है। ये ऐसी ही खबरें फडणवीस जी फैला दे सकते हैं, उसमें क्या है। यानी कि आप जांच के आदेश नहीं देंगे, एजेंसी, आपकी सरकार जांच के आदेश नहीं देगी। हमारी सरकार जांच के आदेश देगी या नहीं देगी, ये बोलने का अधिकार मेरा नहीं है। लेकिन चलिए, तो मैं यही सवाल विक्रम जी के सामने रखता हूं। विक्रम जी, भी हो रही है, शिवसेना की अगुवाई की सरकार अपने दामन पर लगे दाग के जांच के आरोप देगी? विक्रम जी, ऐसा लग रहा है विक्रम जी अभी हमारे साथ नहीं है। राम कदम जी, अभी आपने सुना योगेश जी की बात, आप जांच तो सारी आप ही करा लेते हैं, वो ये कह रहे हैं सब कुछ केंद्र से होता है, राज्य के पास तो कुछ है ही नहीं। अजय जी, चर्चा में इसके पूर्व आप पूछ रहे थे कि 10 करोड़ रेडी रेकनर की जो कीमत है, जो प्लॉट की चर्चा हो रही है, जिसकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ रुपए, तो ये वर्तमान नहीं है। जिस समय ये खरीद हुई है उस समय की ये कीमत है, ये मैं आपको बता दूं। और उस कीमत के अनुसार आज भी प्रति महीने 1 करोड़ रुपए इतना किराया मिल रहा है। तो 20 लाख रुपए में उस समय की मार्केट वैल्यू 20 करोड़ या रेडी रेकनर वैल्यू 10 करोड़ रुपए, तो ये सौदा कहीं पर भी कोई सामान्य आदमी भी देखे इस सौदे की ओर, तो दिखता है कि कहीं ना कहीं दोनों की आपसी साठगांठ है। तो ऐसी आपसी साठगांठ बिल्कुल स्पष्टता के साथ, कागजात के साथ, पुख्ता जानकारी के साथ विपक्ष के नेता देवेंद्र जी ने लोगों के सामने रखी है। तो महाराष्ट्र के ठाकरे जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार का दायित्व है कि वे भी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करें। यदि वे इस जांच करने से बचते हैं तो यह तय होगा और देश ये बिल्कुल मान लेगा कि यह वाज़ेह पार्ट 2 वसूली का कार्यक्रम चल रहा था। तबादले में पैसे ले रहे, ये हम नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे, ये तो इनकी आईपीएस अफसरा रश्मि शुक्ला जी कह रही थी। किस प्रकार से धड़ल्ले से 100 करोड़ रुपए महीने के वसूले जा रहे थे केवल मात्र मुंबई शहर से महीने के, ये भी सामने आ चुका है। यहां पर किस प्रकार से ड्रग माफिया का बचाव हो रहा था पिछले लगभग 38 दिन से, यह भी पूरे देश ने देखा है। तो ये सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद ये सरकार है या पैसा कमाने की फैक्ट्री है,
इस प्रकार की विक्रम जनभावना जी, सरकार देश है की या बन पैसा चुकी है। कमाने की फैक्ट्री है? अभी भी जांच हम आप कहना शुरू करेंगे कि चाहते नहीं? हैं कि- विक्रम जी जवाब दिए सर। अजय जी आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच चल रही थी, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं सीबीआई लगाओ, इनको जांच पे भरोसा ही नहीं है, तो ये जांच करा ले, सारी एजेंसी इनके हाथ में है, ये किसी से भी जांच करा ले, जांच के लिए कोई नहीं घबरा रहा। आप किसी से भी जांच करा सकते हैं और नवाब मलिक जी ने खुलासा भी कर दिया हर चीज का, इसके बावजूद भी कुछ लगता है तो वैसे जांच करा ले। और दूसरा ये है कि अगर लेकिन दायित्व तो राज्य सरकार का बनता है ना विक्रम जी। ये पूरा मामला राज्य सरकार के मातहत है। करप्शन का मामला अगर है, इसमें एस्केलेशन ऑफ वैल्यू का मामला है, तो ये सारा का सारा राज्य सरकार के द्वारा जांच ग्रथित होगा। केंद्रीय एजेंसियां इसमें कहां सीधे आती हैं? नहीं तो राज्य सरकार करेंगे तो उस पर मैं वही कह रहा हूं कि उसके ऊपर ये लोग भरोसा नहीं, उनके ऊपर ये भरोसा ही नहीं करते। मैंने आपको उदाहरण दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के तो क्या आप जांच कराने को तैयार हैं? बिल्कुल सवाल ये है सर, क्या आप जांच कराने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जांच के लिए कभी किसी चीज के लिए जांच के लिए कभी भी कोई मना नहीं करता। राम कदम जी जांच के लिए तैयार हैं? आप भरोसा करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? जांच के लिए तैयार है, पर इनकी बातें इनके जो मंत्री पद पे बैठे हुए वे सरकार के लोग कितना सुनेंगे, अपने आप में एक इसमें भी संदिग्धता है। पर भले ये कैमरा के सामने राजनीतिक मजबूरी करके कहे कि हम जांच करने के लिए तैयार हैं, पर मैं पुख्ता जानकारी के साथ कहता हूं, जिस प्रकार की दलीलें नवाब मलिक जी की ओर से आई है देवेंद्र जी की पत्रकार वार्ता के बाद, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आप भी जान सकते हो कि मंशा क्या है। इनकी मंशा किसी प्रकार की जांच की नहीं होती, इनकी मंशा केवल मात्र यही है, जितने दिन सरकार करके कुर्सी पे बैठे हैं, जहां जहां से मिल सकता है वहां से धन बटोरो। मैं इस आरोप पर भी जवाब लेता विक्रम जी, के लोगों को आपकी मार सरकार दिया है, सिर्फ पैसा होगा ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है। इस प्रकार की मंशा इस सरकार की है। अजय जी एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया और वो अभी मिल नहीं रहा है, और बाद में उसने 24 घंटे के अंदर उसने बोल भी दिया था चांदी वाला आयोग के सामने कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर देखो कितनी जोर से भरोसा किया जा रहा है, मीडिया भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। लेकिन अभी देखो 25 करोड़ की जो बात हुई उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे, सारे लोग इनके सारे कनेक्शन इनके मिल रहे हैं, तो ये क्या वसूल, ये तो साफ नजर आ रहा है कि भाई ये किस तरीके से एक्सटोरेशन हो रहा था। तो उस चीज पे भी पूछ लो इनसे जरा कि ये क्या था और कितनी करोड़ की इसमें वसूली हुई होगी। देखो पहले तो क्या वसूली हुई उसका नहीं पता चला, किससे क्या पैसे लिए वो नहीं पता चला, कुछ प्रूफ ही नहीं है, और लेकिन इन लोगों ने शोर इतना मचा दिया कि वसूली हो रही है, वसूली हो रही है। लेकिन आप बताओ ना कहां वसूली हुई है, कहां इतना 100 करोड़ रुपए आपने कहीं पे आज तक आपने कहीं बरामद कराए हो, आपने कहीं से पता लगाया हो, तो कोई एक भी तथ्य हो तो सामने लाओ। एक अधिकारी जो कि खुद भागा फिर रहा है, उसके कहने के हिसाब से ये सब आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए बस वसूली हो रही है, वसूली हो रही है, इतना शोर मचा दिया कि बस ये लोग रामकदम बात में तो दम है, रामकदम जी छुपाने के बात में दम है। जरा ये बताइए कि आखिरकार हंगामा तो बहुत हो रहा है, लेकिन सबूत क्या है? अभी तक कुछ आया क्यों नहीं? तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं रही हैं, और ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, निष्कर्ष पर तो पहुंचना पड़ेगा। अजय जी, क्या आपको लगता है कि सबूतों के आधार के बगैर पूर्व गृह मंत्री आज जेल में गए? क्या आपको लगता है सबूतों के आधार के बगैर न्यायपालिका ने जो वसूली के आरोप वाजे पर थे वो वाजे आज जेल की हवा काट रहा है, उसके साथ अन्य भी लोग हवा काट रहे? क्या न्यायपालिका ने ऐसे ही उन्हें जेल में डाल दिया? जाहिर सी बात है, देखिए केस न्यायपालिका ने देखा और पुलिस कहती है, जांच एजेंसी कहती है कि केस है तो न्यायपालिका कस्टडी लेगी, लेकिन कस्टडी लेना अपने आप में जजमेंट नहीं है ना सर। न्यायपालिका के सामने कम से कम इन्वेस्टिगेशन का पूरा स्वरूप और प्रारूप तो होना चाहिए। अगर उसमें नहीं अजय जी अगर जांच एजेंसियों ने सारी बातें न्यायपालिका के सामने रखने के बाद अगर उन तर्कों में कुछ दम होगा तो न्यायपालिका कस्टडी देगी, अगर उन तर्कों में दम नहीं होगा तो न्यायपालिका नहीं देगी। बड़ा स्पष्ट है।
अब इतने दिनों से 9 महीने से अधिक का काल हो गया, अभी भी वाजे जेल के सलाखों के पीछे हैं, जिसके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां थी, मुख्यमंत्री समेत सारी सरकार का लाडला था, जिसके लिए महाराष्ट्र की विधानसभा 3 दिन भंग रही, उसके बाद भी मुख्यमंत्री उसकी वकालत कर रहे थे, उसके गाड़ी में बैंकों में होती है वैसे पैसे गिनने की मशीन थी। ये सारे सबूत हमने देखे हैं। जिस प्रकार की जांच एजेंसी उसको लेकर के मुंबई के मीठी निधि पर गई थी, तो किस प्रकार से सबूत मिटाने का उसने प्रयास किया था, क्या यह भी देश ने देखा है? इंडिया टीवी ने भी देश को दिखाया है। इसके बावजूद भी ये कैसे 3 दलों के नेता हैं यहां पर दलील रख रहे कि क्या सबूत मिला? परमवीर सिंह को बनाया पुलिस कमिश्नर इन्होंने, परमवीर सिंह के तारीफ के फूल रखे इन्होंने सामना अखबार में। अब परमवीर सिंह ने इन पर आरोप किया तो आप पूछते हैं कि परमवीर सिंह कहां है? आपका डीजी है, आपको डीजी कहां है यह पता नहीं है, तो महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता आपके हाथों में सुरक्षित कैसे है? योगेश जी जवाब दीजिए, इससे पहले मैं राव साहब का सुनूं। योगेश जी यहां पे प्लीज जवाब दीजिए। योगेश जी ऐसा लग रहा है तकनीकी दिक्कत आज कुछ ज्यादा ही है मुंबई से। विक्रम जी यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या जवाब है आपका इस पूरे मुद्दे पर? अजय जी एक तो ये बार बार मशीन का जिक्र करते हैं, मैं आ चुका हूँ। पैसे का जिक्र नहीं करते कि पैसे भी कहीं बरामद हुए। मशीन तो किसी के घर में मिल जाएगी। अरे भाई, आसाम में जब इलेक्शन थे तो बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम मशीन मिली थी, ईवीएम। तो उसका क्या कर रहे थे ये? यानी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही थी कुछ, तो इलेक्शन को गड़बड़ी करके किया जा रहा था। ये मशीन का क्यों बार बार उदाहरण दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कितनी वसूली हुई उसका तो आज तक आपने 1 रुपया नहीं बताया कि कहां बरामद हुआ। दूसरा आप ये देखिए कि इन्होंने कितने भी ये जो आरोप लगाए हैं, अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे, अगर कल को कुछ भी गलत करता है तो उसके लिए उसको जो सजा होगी उसको मिलनी चाहिए। इसके लिए कौन बचाव कर रहा है? अगर किसी ऑफिसर ने कुछ भी किया है, आज परमवीर सिंह अगर भाग गया, विदेश चला गया, तो किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये क्या केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेवारी नहीं बनती है? उनका वो नहीं पता लगाएंगे कि भाई कहां है कहां नहीं है? तो ये सारी की सारी चीजें ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते हैं और सारा का सारा ये ठीकरा महाराष्ट्र उसके ऊपर फोड़ते हैं, ताकि किस तरीके से, क्योंकि इनको सहन नहीं हो रहा। जब से ये सरकार बनी है इनको कुछ आरोप लगाना ही लगाना है, तो ये सिर्फ इनका यही एक मकसद है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जी राम कदम जी बताइए सर। देखिएगा, वाजे के पास 2-2 करोड़ की कई सारी गाड़ियां मिली। शिवसेना के नेता भूल गए, भूलना इनकी मजबूरी इस कारण है कि वाजे इन्हीं की पार्टी का यानी शिवसेना का प्रवक्ता था। वाजे के पास से कुछ कैश भी बरामद हुई, शायद वो इनके स्मरण में नहीं होगा, क्योंकि वो कैश के साझेदार हिस्सेदार कौन कौन थे सारे देश ने देखा है। इसके लिए आप किसी का पक्ष रखते समय कम से कम कुछ हदों का तो पालन करें कि वह व्यक्ति देश के सामने बदनाम होते हुए आज जेल की सलाह के पीछे क्यों गया, इस बात का तो कभी तो आप आत्मचिंतन करिए। जिस प्रकार से 2 वर्षों में लगातार मुंबई और महाराष्ट्र से क्यों बदनामी की घटनाएं आ रही है। अच्छा राम कदम जी, सारे सरकारें मैं जानता हूं हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। यहां पर लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों नहीं करते? अगर सरकार इतनी भ्रष्ट है, ड्रग माफिया के साथ है, हर तरह का वसूली कांड कर रही है, हर तरह से पैसे वसूली कर रही है, सीधे सरकार बर्खास्त करने की मांग होनी चाहिए ना? देखिए, जिस प्रकार से जो अलग अलग वसूली के मामले सामने आ रहे हैं या अलग अलग मामलों को रफा दफा करने की बातें सामने आ रही है, अलग अलग डेवलपमेंट के काम में ये कमीशंस ले रहे हैं, कट ले रहे हैं, ये सारी बातें सामने आ रही है। अजय जी बिल्कुल सच है। हम लोकतंत्र के संविधान पर विश्वास रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें विपक्ष का दायित्व मिला है और हम विपक्ष का दायित्व पूरी तरह से उसका निर्वहन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ये 3 दल जिस प्रकार से लोगों के पीठ में छुरा घोंप करके सत्ता में बैठे हैं, वे उनका दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे। और समय आने पर आज तो देश की जनता का मन बना है, और ऐसी जनता जो जनता किसी दल से या किसी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ऐसी भी जनता देश की कह रही है कि मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे। पर हम महाराष्ट्र में विपक्ष में हैं,
हम हमारा विपक्ष योगेश का जी, दायित्व का आप सुन रहे हैं ना? पूरी तरह से निर्वहन करें। राम कदम जी हाँ, कह रहे सुन हैं रहा हूं। विपक्ष के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, बाला वरना साहब ठाकरे जी के राष्ट्रपति शासन नाम की मांग लेकर करते। के ठाकरे जी की अगुवाई योगेश में जी सरकार जवाब दीजिए सर, फिर विक्रम जी के पास चलूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, थोड़ा जवाब दीजिएगा सर। क्या क्या बोल दीजिए? हेलो जी। एक बार मुझे बता दीजिए, उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन की मांग करते, लेकिन चूंकि वो सकारात्मक विपक्ष में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपकी भ्रष्ट सरकार पर बर्खास्तगी की बात नहीं कर रहे, वरना लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार बर्खास्त हो जाए। लोग ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार बर्खास्त हो जाए। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब इस महाराष्ट्र में आई और देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब महाराष्ट्र से हटाई गई, तो जितना आनंद महाराष्ट्र की जनता को हुआ था, उतना आनंद आज तक मैंने किसी के चेहरे पर नहीं देखा। राष्ट्रपति शासन अगर लगाने की ये बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी हुकुमशाही आनी बानी लग गई है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? ये जो आरोप कर रहे हैं, ये आरोप आज तक इन्होंने कोई भी आरोप सिद्ध नहीं करके दिखाया। चलिए, परमवीर सिंह आज गायब है। आरोप वही है, आरोप के साथ साथ प्रत्यारोप और प्रत्यारोप के साथ साथ फिर आरोप है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमने देवेंद्र फडणवीस के द्वारा फोड़ा गया बम देखा है, कल नवाब मलिक हाइड्रो बम फोड़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बम के ऊपर हाइड्रो बम बहुत भारी है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार सच क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।